दिस वो A23 का पेपर है, भाई MLP आपने का। मेरी परमिशन के बगैर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। कोई नहीं। रीस्टार्ट कर लेंगे उसको। हाँ, तो मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर है, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है 4 एब्सोल्यूट लेके, तो सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करेंगे। सेम क्विज टू वाला तो क्वेश्चन है। हाँ, 3 आएगा, तो -3/4 इज -0.75। ठीक है, जीरो तो जीरो रहेगा, -2 हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा -0.25, और ये हो जाएगा -1। अभी व्हाट इट इज आस्किंग कि इनमें से ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम इज -1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर इंप्यूट किया, सिंपल इंप्यूटर इंपोर्ट किया, पाइपलाइन बनाई। ये कुछ नंबर्स है, 1 2 3 4 5 और 2 है नैन। और सबसे पहले इंप्यूट होगा विद स्ट्रेटजी मीन, देन द स्टैंडर्ड स्केलर का हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ना पीछे वाला जाना, उसमें मैक्स एबीएस स्टेलर नहीं पूछना, तो माइनस क्या डिवाइड करते ना। हाँ, तो डिवाइड एक ये करते हैं जो पर वो एब्सोल्यूट है तो माइनस भी हट जाता है। जो लिस्ट है उसमें से हम सबसे मैक्सिमम देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। तो जो -4 आ रहा है, ठीक है, -4 वाला, उसका एब्सोल्यूट लेते हैं, तो दैट्स वाई 4 आया। और फिर हमने 4 सबको 4 से डिवाइड किया, और फिर जो वैल्यू आई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू, लाइक -3 0.75 में, 0 0 में, -2 -0.5 में, +2.5 में, मीन सबसे माइनस। बड़ा मतलब सबसे बड़ा वाला हाँ देखना, उससे डिवाइड कर देना। हाँ हाँ, उससे वो डिवाइड कर देना है। और फिर बस, तो फिर उसका मिनिमम पूछा इधर, इसलिए हमने -1 दे दिया क्योंकि वो सबसे छोटा है। अच्छा हाँ, मिनिमम। ठीक है, देन यहाँ सिंपल कंप्यूटर। तो स्ट्रैटेजी मीन है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 से 4 9 तो 1 10 ये 10 और 5 अबे ये 15। तो अच्छा, ठीक है एमपी में ना। हाँ, 1 2। 15। मीन नहीं नहीं। इसका आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये इन दोनों की जगह पे ऑटोमेटिक 3 लिख जाएगा। देन हम्म, स्टैंडर्ड स्केलर होता है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, म्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो लेट्स रिप्लेस दिस बाय 3। अब अगर इसको करेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर, इट इज 4 +1 +0 +0 +1 +0 +2 4। ये ठीक है ना, ये पता नहीं कैसे आया। सबका इसको 3 माइनस ये करना, जो भी नंबर है, और फिर स्क्वायर कर लेना। तो याद है, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 6 और 4 10, तो 10 का अंडर रूट इज 0.10 का, तो कुछ 2 पॉइंट कुछ होगा ना, √10। हाँ, सो इट इज 3.16। ये थ्री x पॉइंट -3 अपॉन में जो है, ये क्या स्टैंडर्ड स्केलर लगा रहे हैं क्या? हाँ 3.16 जो है ये। एक्सक्यूज ये मी। तो वो है ना, ये वो है क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। हेलो। ये स्टैंडर्ड स्केलर निकलता ऐसे ही है क्या? मैं भूल गई, ये क्विज 1 में पढ़ा था। हाँ, सबके वही हाल है। कोई यहाँ कुछ पे पूछना स्टैटिक्स चाह इवन रहा है। क्यों लगा है हम लोग? पाइप इवन पाइप ऑफ नहीं। जीरो डॉट स्टैटिक्स पूछ रहा है ना? हाँ, पाइप ऑफ जीरो डॉट स्टैटिक्स पूछ रहा है ना, तो स्टैंडर्ड स्केलर क्यों लगा रहे हैं? स्टैंडर्ड स्केलर इस पे ना। जस्ट मीन कैलकुलेट करना है ना? अच्छा, ओके हाँ कैलकुलेट ओके नहीं यार। करना है, वो बता रहा है बस। हाँ हाँ हाँ, माय बैड माय बैड। तो ये स्टैटिक्स बताता क्या क्या है?
स्टैटिक्स यहाँ पे मीन्स कि जैसे सिंपल कंप्यूटर में जो स्ट्रेटजीज यूज हुई हैं उसकी वैल्यूज क्या आ रही है, मतलब उसके स्टैट्स क्या हैं। वहाँ मीन की जगह अच्छा मोड रहेगा तो अच्छा मैं अच्छा, मोड ओके, सॉरी सॉरी कैलकुलेट सॉरी, करेंगे। 50 कर दिया, ओके गॉट। हाँ हाँ, 50 की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब ऐसे निकाल रहा था। ओके ठीक है, जरूरत नहीं है। मैं बैठ, हाँ तो 3 आ रहा है तो 3 आंसर हो गया। That's enough। बाकी अगर वो स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी पड़े तो ये सब बाकी सब भी कर लेना। इसमें मतलब ये क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स क्या बताएगा ये, अगर स्टैटिस स्टैटिस्टिक्स। ये ऐसा है कि देखो पाइप 0 लिखा है, तो पाइप 0 का मतलब है ये होता है, ये जो इम्प्यूटेशन हो रहा है 0 पे हो रहा है, और जो स्केलिंग हो रही है 1 पे हो रही है। तो 0 पे पूछ रहा है 0 डॉट स्टैटिक्स, इसका क्या आंसर, आउटपुट क्या आएगा, या बोले तो सिंपल इम्प्यूटर आउटपुट क्या देगा, या किस वैल्यू से उसको फिल करेगा। अच्छा ओके ओके। अगर यहाँ पे होता पाइप 1 तो हम लिख देते स्टैंडर्ड स्केलर में जो वैल्यू आती है सब कैलकुलेट करके। नहीं, स्टैंडर्ड देन स्केलर की स्टैटिक्स नहीं लगेगा। उसमें बेसिकली डेटा पॉइंट्स चेंज हो रहा है ना, उसमें म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 1 ही आएगा हर बार। अच्छा ये कंफर्म कर लेना। इन दैट केस आई थिंक आउटपुट ये 3 और ये 3.16 होना चाहिए, कि क्या है वो क्या क्या है इसका, म्यू और सिग्मा। एक बार चेक कर लेना, श्योर अबाउट दिस। नहीं, म्यू और सिग्मा तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद जो डेटा सेट आएगा उसका तो 0 बन ही जाएगा। हाँ हाँ, उसका तो 0 बन ही रहेगा। तो पुराने वाले डेटा सेट का क्यों पूछ रहे हैं? उस अगर पे वो स्टैटिक्स पूछता है ना भी भाई, नहीं, उस पे स्टैंडर्ड स्केलर पे स्टैटिक्स नहीं निकलती है शायद, आई गेस। ओके चलो, जो भी होगा भाई, कर्म करता हूँ कि मेरे को भी ग्रुप में बता देना। ठीक है। नाउ मल्टी लेवल बाइनराइजर है फ्रॉम गिवन बिलो बाय ट्रेन is a list of consist of copies order preference by the customer in cafe. Now multi-level binary is used to convert the bytrain into numbers. So which of the following options matches with the output of the code? So तीन ही है ना, और यहाँ तीन ही है। मल्टी लेवल बाइनराइजर है, ये अरे हो आसान जाएगा है ना जहाँ लार्ज, जहाँ पे वो ये हो जाएगा लार्ज। स्मॉल, ये हो जाएगा हॉट, ये हो मेरे जाएगा ख्याल कॉम। से तेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे क्लासेस लिखा है ना, कोल्ड हॉट लार्ज स्मॉल, तब बनेगा। अच्छा हाँ, ओके। हाँ तो अरे ये बताओ, कोल्ड, अल्फाबेटिकल के हिसाब से ऑर्डर क्या किसमें किसमें रहता है, भूल गया सब में। इसमें भी तो अल्फाबेटिकल ही है, बताया इसमें है नहीं अलग से रहता, बता। अच्छा ऐसा कुछ है। इसमें क्लासेस दिया तो कहाँ से होगा ना, नहीं रहता तो एक बार होता। वन वन हॉट इनकोडर शायद वो देता है अल्फाबेटिकल। और और आई गेस इसमें अलग से डिफाइंड ऐसे हुआ हो तो मतलब ठीक है, अदरवाइज वो अल्फाबेटिकल ही देता है मोस्ट प्रोबेबली सारे। और एक गॉसियन एनबी करके कुछ रहता है ना वैसा, लिग वेक्टराइजर, और क्या रहता है उसमें, क्या रहता है। नो आइडिया। वो तो वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है ना, बड़े डेटा सेट पे इस्तेमाल उसमें नहीं होता है। होता ना कुछ। बड़े डेटा सेट पे इस्तेमाल होता है, ये तो छोटा डेटा सेट है। और ये लेबल को बाइनराइज कर रहा है, मतलब लेबल को वन ऑर्डर लगा रहा है। ठीक है, ये CHLS आ गया पहले वाले में। एल, ये हो जाएगा 1100, दूसरे वाले में 1100, तीसरे वाले में 110, चौथे वाले में 10, 10, 10, 1001, 10, 10, 1001, 01, 01 और 01। ठीक है। अरे यार, इतनी मेहनत ओके, करने की आसान है, जरूरत ही नहीं थी। इतनी मेहनत आसान करने है की तेरा। जरूरत ही नहीं। हाँ, लाइक मैं ये इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ देख सकते हो 4 क्लासेस हैं तो 4 आउटपुट आने चाहिए। इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें तो पता नहीं क्या ही आ रहा है, और इसमें भी 2 2 के ग्रुप आ रहे हैं, तो तीनों हो ही नहीं सकते थे। तो ठीक है, गॉसियन एनबी, ये लीजिए सर आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड snippet and demonstrate the use of Gaussian NB from scikit-learn। Okay? Gaussian NB को इंपोर्ट किया, अ, साथ में numpy को इंपोर्ट किया। ठीक है, x ये है, y ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0। न्यू डेटा है और हम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं न्यू डेटा की क्या होगा। ठीक है,
So in the context of our code, what information that does the array predict probability condition? ये यही करेगा ना कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन या इसके थ्रू जो गॉसियन के थ्रू जो डेटा फिट हुआ है, क्लासीफायर हमने बनाया है, इसने ट्रेनिंग डेटा पे फिट करके उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट करेगा। द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लासेस फॉर द न्यू डेटा पॉइंट। सही है। द प्रेडिक्टेड क्लासेस फॉर द न्यू डेटा पॉइंट। इसमें क्लासेस नहीं कंफ्यूज हो देता। सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, हाँ हाँ, ये हो सकते हो, बट क्लासेस नहीं देता। ये ऐसे एक एरे देगा, जितने भी क्लासेस होंगे, लाइक इसमें 2 हैं तो 2 का एरे देगा, और यहाँ होगा कुछ 0.4 या वट एवर नंबर, और यहाँ उसका 1 माइनस कुछ होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्लासेस है। तो हर क्लास की प्रोबेबिलिटी देगा, फिर डिपेंड्स अपॉन योर थ्रेशोल्ड, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर वो नॉर्मली थ्रेशोल्ड होता है 0.5, बट अगर थ्रेशोल्ड चेंज करना है तो अलग से कर। ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। What is the output of the following code? Bias is actually the, ठीक है, whatever. गिनते Count जाना, vector है। वहीं से ऊपर से गिनते जाना। हाँ, वही कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, द नहीं 8 आएगा। 9 हम्म, 10 11 12 14 15 16 17, और एक और ये कम कर देना तो 16। ठीक है, अभी भी कुछ एक और एडिशनली बार बार दूसरी बार पे ऐड हो रहा है। द 3 बार है और इस 2 बार है। ऐसा क्या है कि चलो वापस कर लेते हैं सब कुछ। हाँ मतलब है एक चीज। हो जाएगा वो, ये तो द समझ। 3 बार है ना, द 3 बार और इस 2 बार, और हाँ टोटल आप बोले कि 17 या 18। 20 - 5 कर लेना, 15 हो गया ना भाई। हाँ, वही। नहीं 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 नहीं, 6 मैं 7 पूरा ही काट दिया ना। 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ए, हो गया। भाई इसलिए ऑफ टू को इज टू। भूल गया तू, ऑफ को भूल गया, ऑफ को। और नहीं नहीं, दो दो वर्ड वाले नहीं आते। ये एक है काउंट फैक्टराइजर वाले में कि 2 वर्ड वाले जो भी हाँ होते हैं। पिछली बार वही था, 2 वाले। हाँ, तो 2 वाले जो भी होंगे वो काउंट नहीं होंगे। 2 या 2 से छोटे। एंड जो यहाँ भी पे ठीक होगा उसमें एक, मतलब उसका एक काउंट तो लेंगे या एक भी नहीं लेंगे? नहीं, उसका एक काउंट लेंगे। जैसे दा यहाँ पे कितनी, एक बार यहाँ आया, हाँ, एक बार ये आया दा, तो फिर हमने यहाँ तक काउंट लिया दा का, फिर यहाँ नहीं लिया काउंट। और इज भी यहाँ पर है तो उसका 2 काउंट? लेटर इस वर्ड्स का नहीं लेते हैं। लेटर वर्ड्स विच आर 2 लेटर और लेस आर सिंगल नॉट लेटर। काउंटेड। ओके हाँ। ओके, थैंक यू। तो और 2 यहाँ पे, क्योंकि एरे का साइज यहाँ पे देखोगे तो 2 है, इसलिए दिस इज 2 इज 215। अब वो समझ आ गया। ओके। Array should look like this now. You are working on a data set containing customer purchase data, and you want thus to segment the customer into distinct groups based on their purchase behavior. Each data point represent a customer and include features like total amount spent and the number of items purchased. Which algorithm is suitable for this scenario? ठीक है, तो एज यहाँ पे मेंशन है कि हमें डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डालना है बेस्ड ऑन सम बिहेवियर। अब बिहेवियर इज हमें ऐसा है कि ये काइंड ऑफ वो है अनसुपरवाइज वाली चीज की, यहाँ पे गिवन नहीं है उसकी क्लास क्या होगी। हमें खुद कुछ पैटर्न निकालना है, उसके बेस पे करना है। तो पहली बात तो है ना, ये एक सुपरवाइज्ड है तो नहीं, ये भी है तो अनसुपरवाइज, पर ठीक है। उसके बेस पे अलग अलग क्लासेस में डालना है तो हम उसको क्लस्टरिंग ही यूज करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप्स बनाता है। यहाँ पे के एन एन भी शायद यूज हो सकता था, के नियरेस्ट नेबर्स काइंड ऑफ, if I'm not wrong, no? तो बेस्ट है क्लस्टरिंग ही रहेगी। किसी को समझ में ना आए तो जस्ट इंटरप्ट।
You are working on a data set of geographical locations and want to group similar locations together based on their distance. The data set includes latitude and longitude coordinate from each location. Which linkage method would be most appropriate for this? So ये कहाँ का है भाई? this I also don't have any idea about this. Dinkar bhai, Harsh bhai, anyone else? लिंकेज ये पर कहीं तो पढ़ा था अपन, क्विज ऑन क्विज में कहीं तो क्वेश्चन आया था, फिर किसी ने कह दिया था आउट ऑफ नहीं सिलेबस नहीं है, नहीं 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 तो उस टाइम वो चीज करी नहीं फिर नहीं, अपन। लिंकेज है कहीं पे। नहीं I मैं guess नहीं बोल रहा, neural- अभी सिलेबस में नहीं है, वो पहले के न्यूरल सिलेबस में नेटवर्क्स था में नहीं था क्विज के। क्या? न्यूरल ठीक है, इसको नेटवर्क मार्क कर दो, क्लासिफायर इसको का है कोई ये। दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें ऐसा कुछ देते नहीं है न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर में, मैंने आज देखा है। ओके, लिंकेज देख लेते हैं मार्क दिस टाइप। क्वेश्चन, विल बी दिस टुमारो। हाँ, क्वेश्चन को मार्क कर लो, कल इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो अहेड। अरे लिंकेज को पढ़ ही लेते हैं ना। हाँ वही अभी हो जाएगा बस, देख। अभी देखते हैं। एवरेज लिंकेज कुछ तो मतलब ऐसे दो अगर क्लस्टर्स हैं तो उनके अगर देखो, एक सेंट्रोइड लिंकेज, अब लिंकेज क्यों यूज होता है वो बाद में देखते हैं। अभी जो भी समझ आया वो ये है कि सेंट्रोइड लिंकेज में क्या होता है, एक क्लस्टर है सपोज लाइक दे अरे हाँ, भाई टाइम जाएगा, देखा जाएगा, ये नहीं है इम्पोर्टेंट को आगे बढ़ सकते हैं। अरे भाई क्या ही कह सकते हो। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये टीम मीन लिंकेज क्या है तब? रेफर्स टू द मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स व्हेन मर्जिंग देम, वो इसलिए यूज हाँ, करते हैं। एक बार वापस से आप हिंदी में समझाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लिंकेज उस मेथड को कहते हैं जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं दो क्लस्टर्स के बीच का उन्हें मर्ज करने के दौरान। अच्छा ठीक है, निकालते क्यों है और अरे वही तो कह रहा हूँ, मर्ज करने के पहले डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं, मतलब लिंकेज को डिस्टेंस निकालने के ये लिए। अच्छा ठीक है। और जो अलग अलग लिंकेजेस हैं वो बस उनका क्राइटेरिया अलग अलग रहता है दो क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस हम्म, निकालने का। ये देखो अगर यहाँ सेंटर से उठाएगा और सेंटर से एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, वो हो गया क्या बोलते हैं सेंट्रोइड लिंकेज, ठीक है। अगर यहाँ किसी कोने से उठाएगा और यहाँ के लास्ट वाले कोने तक जाएगा और ये वाली लाइन इसको कनेक्ट करेगी, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। और एकदम पास से यहाँ से उठाएगा और एकदम पास तक जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगल लिंकेज। मतलब एकदम पास वाला मतलब सिंगल, देखो, अरे ये जो टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर एकदम यहाँ पे सेंट्रोइड के एकदम जो क्लोजेस्ट वाला, इस लाइन के जो क्लोजेस्ट रहा हमने यहाँ से, और एकदम जो पास वाला हो सकता था, एकदम बाहर वाला, ठीक है, वो हाँ पॉइंट से अगर हम लिंक करें एक दूसरे को और डिस्टेंस निकालें तो ये होगा सिंगल लिंकेज, हाँ ये होगा सिंगल, है ना। और ये अगर सेंटर से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से तो ये होगा सेंट्रोइड वाला। और एकदम अगर दूर दूर से हो रहे हैं, लाइक इसके भी लास्ट कोने में उसके भी लास्ट कोने में, तो फिर ये हो जाएगा कंप्लीट कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। एंड वन अदर लिंकेज इज देयर विच इज एवरेज लिंकेज। वो होता है न्यूरल नेटवर्क में, जैसे होता है ना कि अगर दो यहाँ हैं और चार यहाँ हैं तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ये भी ये इन चारों से रहेगा, ये फिर ये भी इन चारों से रहेगा। तो वैसा कुछ अगर सारे एक दूसरे से करके फिर उनका मीन निकालोगे, वो एवरेज लिंकेज हो जाएगा। वो ये चीज, यू सर आर वर्ड्स वर्किंग वाला ऑन। बताइए ना, वर्ड्स वाला बताइए। कौन सा वर्ड्स वाला? वर्ड्स लिंकेज। वर्ड्स वाला भी है क्या? लाइक जी जी, यहाँ तीन ही दिखे मेरे को, सॉरी चार। अरे अपने ऑप्शन में है वर्ड्स वाला, वो तो देखिए। अच्छा वो ओके। अरे वर्ड्स लिंकेज होना भी तो चाहिए, लेट मी नहीं चेक एक होता मिनट है तो। देखता हूँ, वर्ड्स लिंकेज, हाँ हाँ होता है वर्ड्स लिंकेज है। ओके, minimizes the variance when merging clusters and is based on the analysis of variance। अरे किसी ने वो पढ़ी है क्या, क्या बोलते हैं
कौन सी कोडिंग है? तो हफमैन कोडिंग किसी ने पढ़ी थी, एक बार हैंड रेस कर दो। याद नहीं है यार। कौन पागल है? अच्छा है। अरे नहीं, मतलब कहीं पढ़ी हो, नहीं, नॉट कोई हर्ष ने तो ऑफलाइन हाथ डिग्री में। ऊपर किया था, पढ़ी मैंने थी देखा कहीं हर्ष पे भी हाथ भाई, ऊपर पढ़ी करता है। पर हाँ हर्ष मेरे ने को ये पढ़ा कि हुआ। अभी मेरे को आप नाम बोलो तो याद आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहा कि क्या होता है? हाँ वही। ओके, हफमैन तो कोडिंग। इसमें काइंड ऑफ ऐसा होता है कि जैसे दो क्लस्टर्स, अभी कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ मान लो दो क्लस्टर्स हैं, सपोज राइट। अब यहाँ एक, दो, तीन और एक और चार डेटा पॉइंट है, एंड यहाँ पे भी एक मान लो, दो, तीन और चार। तो सबसे पहले ये एक दो इन दोनों को लिंक करेगा, फिर उसको उठा के तीसरे के साथ भी लिंक कर लेगा, फिर इन दोनों इन तीनों को उठा के यहाँ ऐसा लिंक कर लेगा। काइंड ऑफ ऐसी ऐसी लिंक्स बनती है। ऐसे एक दो, फिर ये भी आके इनके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा दो दो करके जो ग्रुप बना के फिर उनको मर्ज करते हैं, ये होती है वो वाली जो आप बोल रहे थे, वर्ड्स लिंकेज। एनी नहीं समझ आ रहा है भाई, आगे बढ़। हाँ, तो अनुपम सर, इस पे थोड़ा सा, ये आपको पता है क्या लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज मेरे को 3 पता है, चौथा नहीं मालूम, ये वार्ड का नहीं मालूम है। हम्म But single linkage is when their closest 2 points are compared in both clusters. Complete हम्म linkage is when the furthest 2 points are compared. सबसे दूर जो 2 points हैं, और एवरेज लिंकेज जब सारे पॉइंट्स का एवरेज लिया जाता ठीक है। एंड व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हेन इट इज यूज्ड? है. See, that really depends on the situation. Like when you want to ensure, for example, that you can reach, let's say you are doing a search and rescue areas, and you want to make sure you can reach the furthest point. ठीक है, जैसे आपका एयरपोर्ट है, हाँ, and you want to make sure कि you can reach a 1,000 mile point, तो you will take the furthest point in your area कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता हूँ. On the other ओके, hand, if you are a person who needs to reach civilization, मतलब किसी टाउन पे पहुंचना है, तो you will not look at the furthest point, you will just say कि मैं टाउन तक पहुंच जाऊं बस, तो कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे, तो वो you will look व्हिच at the इज द shortest point, क्लोजेस्ट वन? closest ओके, point. So it depends on हाँ, the situation. ओके, 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 गॉट इट। ठीक है then। Words का नहीं मालूम है मुझे. वर्ड तो हायरार्किकल वाला होता है, जैसे मैं बताया, बट इसका यूज क्यों होता है, दैट आई एम नॉट श्योर। बट ऐसा कुछ कि दो पॉइंट को मर्ज किया, फिर ऐसे हायरार्की में सिर्फ दो दो पॉइंट्स ही मर्ज होते हैं। दो पॉइंट मर्ज होने के बाद ये एक नया पॉइंट बन जाता है, मतलब नया ठीक, बनता नहीं है, बट एक अज्यूम कर सकते हो। फिर दो नए मर्ज हो जाते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये तो ये, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हो गया ना. हाँ, बट ऐसा ही कुछ है वर्ड्स ठीक है, वाला। ठीक, कोई नहीं. Okay. You are analyzing a data set of customer transaction histories. Each transaction includes the purchase amount and time. You want to identify group of customer based on their spending behavior. Which clustering approach would be most appropriate for this scenario? Okay. तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा रहता है कि दोनों कॉलम के हिसाब से मेरे ख्याल से रहता है, ये एक के हिसाब से रहता है, इसी टाइप का कुछ रहता है, मैं याद नहीं। Let me just search. आज खुलाई था, सफाई तो हुई। So density based clustering होती है, तो allow arbitrary state distribution as long as dense areas can be So distribution based clustering is basically where you can apply a distribution to it. मतलब जैसे Gaussian distribution है, तो you want to find out people who on an average spend 80 rupees per day,
or 8,000 rupees per day, then you will do a plus minus 1 sigma. कि Okay. anyone with 8,000 plus standard distribution minus standard distribution इनको एक cluster में डाल दो. ठीक है. That would be distribution based clustering, right? And density based clustering is based on the geographical closeness or closeness of some other criteria. तो लिंकेज वाला था पहले वैसा. हाँ मतलब एक लिंकेज मतलब example डिस्टेंस के दीजिए ना। बेसिस पे ना, ये डिस्टेंस हो डेंसिटी का सकता है एक या एग्जांपल दो ना। क्या बोल रहे हैं लक्ष्य? डेंसिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? डेंसिटी बेस्ड मैं थोड़ा नेट पे देखता हूँ. क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चंस आए हैं कि बेस्ड ऑन स्टैंडिंग बिहेवियर, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो है ना। बेसिकली वही है कि भाई वो जिसका डिस्टेंस जितना कम है और जो एक फॉर अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो एकदम क्लोज आते हैं वो डेंसिटी बेस्ड हो जाता है. जो नॉर्मल वाला होता है वही ना. हाँ नॉर्मल. नॉर्मल वाला ना. हाँ वही. जो नॉर्मल वाला होता है वो डेंसिटी बेस्ड होता है. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या रहते हैं, मतलब जिसमें क्या फाइंड करने बोलेगा जैसे तरीका। Distribution based is basically where you decide ki what is your mean and standard deviation, and then you try to pull out all the values that fall within that particular range. So let's say you take 8,000 rupees as the mean spend, and you say that the standard deviation is 1,000 rupees, so 7,000 to 9,000 rupees सारे उस cluster में आने चाहिए. देखिए मैं बताता हूँ, लाइक आपको अभी अपने को यहाँ पे ये करना है कि कौन लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से करना है. लाइक वी हैव टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग बिहेवियर. तो अपन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कर रहे हैं कि कौन कितना कितना स्पेंड कर रहा है. और अगर मान लीजिए यहीं पे वो बोल देते कि अगर कोई भी जना 8,000 10,000 जितने भी खर्च कर रहा है उसमें से कौन सी कैटेगरी में कितने कितने खर्च कर रहा है, तो वहां पे फिर हम डेंसिटी बेस्ड लगा देते हैं. तो इसमें सही है. कौन सी कैटेगरी कैटेगरी बनाने मतलब का फूड पे कितने कर रहा है, उसमें कितने. भाई स्पेंडिंग है ना, तो स्पेंडिंग में मतलब आप फूड पे खर्च कर रहे हो, आप फिर मतलब दवाइयों पे खर्च कर रहे हो, और जो भी चीजें लगती है हाउस होल्ड में अलग अलग कैटेगरी थी. तो अगर कैटेगरी वाइज होता तो फिर हम वैसे करते. सही है. then कोई क्वेश्चन प्रोसीड करो. तो बेसिकली डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जहाँ पे मतलब लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ना, क्या जहाँ डेंसिटी ज्यादा है स्पेंडिंग वो. हाँ मतलब किसी भी चीज के से आपको वो निकालनी तो फिर आप मींस डेंसिटी इट कैन बेस्ड बी करें. इट कैन बी एनीथिंग, बट द थिंग इज कि वहाँ पे वेटेज ज्यादा है उस पर्टिकुलर उसके हाँ वो उसके बेसिस डेंसिटी पे बेस्ड में करेगा. वो हो गया. वही. और डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि वो कुछ फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं कि आइदर बर्नौली बाइनोमियल किससे स्पेंडिंग बिहेवियर हो रहा है, सो दैट दे कैन गेन इनसाइट. और यहाँ तो ऐसे भी वो करना है ना कि कौन 8 से 9,000 खर्च कर रहा है, कौन 9 से 10, कौन 10 से 11. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन है लेबल एनकोडर को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास कैट डॉग फिश और बर्ड 4 यूनिक एंटिटीज हैं. तो हमारे पास पहली बात तो 4 चीजें रहेंगी लिस्ट में. तो इससे हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. सैंपल डेटा विल ओनली कंटेन 0 1 2 3. फिर अगर एलिफेंट इज पास्ड तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू एन इंटीजर. नहीं, क्योंकि डेटा पे और लेबल एनकोडर असाइंस हायर इंटीजर वैल्यू टू मोर फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग लेबल्स. ये तो ट्रांसफॉर्म में डालने बोल रहे हैं ना. एलिफेंट ट्रांसफॉर्म में तो डाल सकते हैं क्या, पर नहीं डाल सकते न्यू डाटा सेट कि प्रेडिक्ट में डालना रहता है.
अगर सिर्फ आप एलिफेंट एक ही एंटिटी पास कर दोगे तो उसे सिंगल एंटिटी को बेसिकली एनकोड करेगा कि नहीं ट्रांसफॉर्म कुछ करेगा? नहीं होता है। ओके, ट्रांसफॉर्म के लिए हमको फिर यूज करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म क्या एलिफेंट कैसे हो जाएगा? एलिफेंट है ही नहीं डेटा में, तो वही होगा मैं कैसे उनको वो? बोल रहा था कि डेटा में है नहीं, तो वो बोल रहे कि नहीं, Okay. बोले अगर डेटा नहीं सिर्फ एलिफेंट डाल दो तब क्या होगा? अगर Okay. अगर क्या? Yes. नहीं, तो आई डोंट ये नो लक्ष्य भाई का क्या डाउट था, मतलब मेरे को खुद को वही था कि डेटा में है ही नहीं तो इससे एलिफेंट पास कैसे होगा? अरे नहीं, मेरा कहना ये था कि जैसे ट्रांसफॉर्म में अपन न्यू डाटा सेट डालते हैं क्या हमेशा? न्यू डेटा नहीं सेट नहीं कहाँ से अगर आएगा? वो फिट नहीं नहीं, ऊपर अंदर दिया को हुआ है ना डेटा ट्रांसफॉर्म सेट। होता तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता। हाँ अरे डेटा सेट तो भाई दिया हुआ है ना ऊपर। नया हाँ डेटा हाँ सेट डालोगे तो नया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया क्या? मतलब ओनली कहने ओनली का मतलब ट्रांसफॉर्म ये तो है, ट्रांसफॉर्म नहीं देखो होगा अच्छा ना। वेट वेट वेट, देखो बेसिकली होता ये है कि भाई हमारा एक बेसिक डेटा सेट दिया जाता है और उसके बेसिस पे हमें मॉडल बनाना होता है। उस मॉडल के बेसिस पे हम आउटपुट देखते हैं। तो नया डेटा सेट तो आएगा ही नहीं ना, जो ओरिजिनल डेटा सेट है वही यूज हो रहा है क्योंकि उसी पे फिटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसमें जब एलिफेंट नहीं है तो ऑब्वियस बात है योर आउटपुट शुड आइडियली से कि ये गलत आउटपुट है, गलत इनपुट है, क्योंकि ये चीज है ही नहीं ओरिजिनल मॉडल और ओरिजिनल डेटा सेट में, तो वही तो आउटपुट होना चाहिए। अगर तुम्हें एलिफेंट चाहिए तो तुम्हारे ओरिजिनल डेटा में एलिफेंट होना चाहिए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, डेटा सेट इज नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन, it is used once and the data from that is transformed into a matrix which can be used to validate whether the new inputs that are coming in are they acceptable based on the original data set or not. अभी चलाया वाला नहीं चल रहा था पहले। Ariba, can you go on mute? क्या करें हम, कैसे क्या मना तो कर। एक मिनट, हाँ कर दिया मैंने I, म्यूट। हाँ कर दिया, मैंने भी कर दिया। अच्छा पता नहीं किसने किया, पर ठीक है हो गया म्यूट। आई गेस उनको okay. डाउट पूछना होगा कोई। तो ये क्वेश्चन प्रोसीड करें या फिर कुछ ऐसा बस कुछ? एक सेकंड, उसके एक दो ऑप्शन रह गए थे, वो कर दूं फटाफट। तो एलिफेंट का हाँ क्यों नहीं होगा वो समझ में आ गया। देन फिर लेबल एनकोड, जैसे कि अनुज भाई ने ऊपर करा भी असाइन वैल्यूज, तो आप देखेंगे वो मोर फ्रीक्वेंटली के हिसाब से नहीं करता, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर देता है। और आफ्टर कॉलिंग टू, तो ये फिर वो बात है, ऊपर लिस्ट में देख ही सकते हैं टू वैल्यू डॉग पर साइन होगी, तो इससे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मेरा तो ठीक है। Okay. Which of the following estimates can implement partial fit method? इसको तो रट के जाना पड़ेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो नहीं होता, ये सबको पता है, ठीक है, बाकी देख लेना अपने साथ, है ना? तो which of the following options are correct regarding regularization? Helps in increasing the bias. तो regularization जितना आई गेस कम होता है, बाइस भी उतना कम ही होता है, एंड वेरिएंस उतना ज्यादा होता है। Am I correct? क्या है? Regularization decreases the जितना कम, variance or increases the bias. रेगुलराइजेशन जितना कम होगा बाइस उतना ज्यादा होगा। हाँ। ओके And elastic लेकिन net is a वही है, combination of both. That most is of true. the चीज़ है। ये तो ठीक काफी है। सारी चीजें क्विज वन क्विज टू से रिपीट ही है, तो उन हाँ सब का काफी बेटर। ध्यान बात है ना रखिएगा। भाई, अच्छी बात है ना भाई। ये अच्छी बात है, पर उसके लिए रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना सब लोगों को। ठीक है, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। कोई नहीं हो जाएंगे रे भाई, 4-5 पेपर लाएंगे तो। Okay, given the following code snippet that pre-process a data set with both continuous and categorical variable features using sklearn dot pre-processing tools, what will be the first row of the X transform after processing? इसकी वो first मिन row मैक्स पूछता है, लगाना है बस। ठीक है। हाँ नहीं, इसमें मिन मैक्स पे लगाना है, इसमें तो पूरा लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, इसमें जीरो वाला लगाना है। अगर प्री प्रोसेसर यहाँ जीरो बोलता तब जाके बोलो, ठीक है। तो नम पे मिन मैक्स स्केलर लगाएंगे, तो मिन मैक्स स्केलर अभी हमने देखा था क्या करता है, एक्स माइनस एक्स डॉट मिन अपॉन एक्स डॉट मैक्स माइनस एक्स डॉट मिन,
ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो x माइनस 8 बट 5 माइनस 1, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 हो जाएगी। बात है 2 की, तो 2 माइनस 1 0.5 हो जाएगा ये वाला। 4 माइनस 1 इज 3/4, तो ये 0.75 हो जाएगा। सिंस इसको सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए तो ये 0.5 रहेगा, ऊपर 25 है ऊपर वाला, सॉरी हाँ यार 0. एक सेकेंड, वाई इट इज 0.2 माइनस 1, हाँ ठीक है 0.25 है माय कैलकुलेशन। और फिर 1 और 10 कोडे तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से लगेगा, तो एप्पल पहले आएगा, इसलिए हाँ 1 तो और 0। एप्पल पहले आएगा तो 1 वाला पहले है, तो वैसे भी 0.25 वाला कोई भी नहीं है, तो वी कैन वहां से भी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर the following course method as well as calculation है। If the shape of x is this, what will be the shape of x transform? तो सिर्फ हमें ये देखना है क्या होगा। ओके, डिग्री 2 है, प्योर बाइस बायस फॉल्स है। फॉल्स है, और वो भी नहीं है, हाँ इंटरेक्शन ओनली। हाँ, इंटरेक्शन ओनली भी ट्रू नहीं है, तो क्या आएगा x1 x2 कितने, एक सेकंड, 8 फीचर्स है ना, तो इट्स लाइक x1 to x8 ये आ जाएगा, बहुत ज्यादा तरह देगा। कैलकुलेशन इसका किसी का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ 10C2 10C2 मतलब? अरे NC2 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 बोला भाई, NC2 अच्छा NC2 सॉरी, ओके ओके n plus d c d, n plus d c d, n plus d c d. ओके। एन क्या है इसमें? N is the number of what do you call it, फीचर्स, features. D is the degree. तो 10C2 हो जाएगा, और क्योंकि bias 8 false है तो -1 कर दो। 22 फॉल्स है तो -1। अच्छा हाँ 2 को, ओवरऑल -1, 2 -1 नहीं, ओवरऑल -1, ओके तो 45 पर -1 अपन ने 44 आंसर है। सुनना मनोज, पर तूने तो बिना हाँ बायस से निकाला था ना वो तो फीचर्स वाला, तो पहले ही 8 जो निकाला था तूने, बायस पहले हाँ से ही हाँ, एक कम करके निकाला था ना, तो वापस -1 होगा नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, अभी इसके लिए भूल जाओ, ये जो भूल जाओ, अभी फॉर्मूला याद रख लो कि जो आपके अच्छा। फीचर्स हैं वो होगा n हाँ प्लस डी सी टू और डी, ठीक है। तो n इज योर 8, यहाँ पे नीचे कोने में दिया हुआ है, एंड 2 हाँ इज योर डिग्री, डी इज योर डिग्री, हाँ और यहाँ पे भी डिग्री। बाईस फॉल्स है तो सिर्फ जो पहला वाला कॉलम होता है ना 1 x1 x2 में से, तो सिर्फ एक कॉलम हट जाएगा पूरे में से, ये वाला, इसलिए ओवरऑल में से माइनस। एंड कोई एक चीज मेरे को रिमाइंड करेगा, अगर इंट्रैक्शन ओनली जो होता है वो ट्रू होता है तो सारे स्क्वायर वाले हट जाते हैं ना। हाँ सब हट जाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो NC2 10C2 इज 10 into 9 upon 44 2 which is 44 45, हाँ तो 45 में से 44 हो गया, ठीक है। देन फीचर अब उसमें यूनियन में है, पीसीए लगाने हैं क्या? इसमें 44 हो गया, हाँ। तो PCA के 5 कंपोनेंट्स आएंगे और स्केलिंग हुई है, 44 तो हो गए। देन PCA के 5 कंपोनेंट्स आएंगे क्या, क्या होगा? बाकी 5 क्या आ रहे हैं, या फिर दिस इज 44 इज करेक्ट? तो बताओ भैया। 5 this PCA scaling is this, feature union is this, okay। अनुपम भैया, क्या हुआ? जो 5 देखो अगर 5 है ना 44 ये तो आ गए। पीसीए। हाँ 44 तो प्लस वही, 5 49। क्या हाँ दैट्स आंसर है तो प्लस ये होगा करेक्ट क्या? है ना? हाँ दैट्स व्हाई पीसीए आई एम प्लस आस्किंग क्यों कि होगा?
क्या? मतलब पीसीए में तो फीचर्स कटते हैं ना, तो 44 के कटेंगे ना। अरे 44 कहाँ से आ गया यार? ये अलग चीज है ना, ये फीचर यूनियन है, पाइपलाइन थोड़ी है। हाँ फीचर यूनियन है। फीचर लक्ष्य को बोल रहा हूँ, ये फीचर यूनियन थोड़ी है, ये पाइपलाइन थोड़ी है, फीचर यूनियन है। पाइपलाइन अलग चीज है, फीचर यूनियन अलग चीज है। 44 अलग चीज है और 5 अलग चीज है। अच्छा, इसमें फीचर दोनों डू यू नो साथ में व्हाट होता फीचर है। यूनियन डज? हाँ हाँ, दोनों फीचर साथ यू में होता फीचर यूनियन कंबाइंस द आउटपुट ऑफ द स्टेप्स। तो एक का 44 आउटपुट है, दूसरे का 5 आउटपुट है, तो टोटल 49 आउटपुट हो गया। और पाइपलाइन होता तो 44 लेके उसको 5 में कन्वर्ट कर देते। हम्म, यार ये वो फीचर यूनियन अंडरलाइन कर दो यार अनुज। ओके है। ये बात हाँ तो कर समझ में आ रहा है। फीचर यूनियन। यूनियन दिस थिंग। दिस इज नॉट पाइपलाइन, इट्स अ फीचर यूनियन। अनुपम सर, अगर ये पाइपलाइन होता तो फिर क्या प्रोसीजर होता? तो फिर ये पॉली में 44 होता और 44 को 5 में कन्वर्ट कर दिया जाता पीसीए के थ्रू, एंड आउटपुट हैव बीन 5। ओके। But now this is unionizing, so it will take 44 and then it will add 5 to it, making it 49. या ओके, थैंक यू। बेसिकली कि पाइपलाइन में एक के बाद एक लगते हैं, इसमें अलग अलग दोनों में लग जाता है, तो इससे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What's the main principle behind a dummy regressor क्या prediction होता है strategy? भाई डम रिग्रेशन? हाँ, क्या ये डम रिग्रेशन सब भूल गए यार। डमी इज लाइक एक बेसलाइन बनाने के लिए काम आता है। दैट्स इनफ। क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड डमी रेग्रेसर्स प्रिडिक्टिंग? हाँ, तो हाँ तो ट्रू ये तो है डमी ही ना, रिग्रेसर पूछ इट रहे थे। डजंट, इट नेवर लुक्स एट द इनपुट, इट ओनली लुक्स एट द आउटपुट। हाँ, वो तो आउटपुट को देखते हैं। टारगेट का मीन या मीडियन ही लेता है वो बस, या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी ले सकता है, बट आई मीन मीन एंड मीडियन इज जनरली द एक्सेप्टेड वन। बाकी तो एनीवे तीन बेकार है ना, वो ऑप्शन ही बेकार है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न what bet that demonstrate the use of standard scalar using scikit-learn using standard scalar from scikit-learn। स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, numpy इंपोर्ट किया, स्टैंडर्ड स्केलर पे डेटा लगाया and it should standardize the feature in the array with zero mean and unit variance। ये तो नॉर्म इजी है भाई। हाँ, इजी वन, सोचने की जरूरत नहीं। ये आगे इंस्ट्रक्शन दे तो वाला कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ऊपर वाला कैसे हुआ? ये समझ नहीं आया मेरे को। ये स्टैंडर्ड स्केलर की डेफिनेशन है। व्हाट इट अच्छा अच्छा, डज। स्टैंडर्ड स्केलर। हाँ अच्छा, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, हाँ, सॉरी। तो अभी डिग्री 3 है, फीचर्स 2 है, x1 x2, डिग्री 3 है, इंट्रैक्शन ओनली ट्रू है। तो भाई 1 इंक्लूड बायस ऑफ है ना, वन पहला है। x1 x2 और x1 x2 हो गया। दिस इज व्हाट इट इज। भाई इसमें डिग्री थ्री थ्री रहेगा तो भी यही आएगा ना। हाँ, कुछ है ही नहीं, हमारे फीचर्स ही नहीं ना। डिग्री अगर यहाँ 10-15 जितनी भी होती कोई मतलब नहीं है। और अगर इंटरेक्शन ओनली फॉल्स होता तो क्या क्या आता? तो फिर वो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर वो दोनों हो जाते। उसमें थ्री की पावर वाला कुछ नहीं रहता ना। नहीं, उसमें हाँ वो भी रहता, सॉरी माय बैड। ओके, तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x2, x2 का स्क्वायर x1 और x1 का क्यूब और 2 का क्यूब।
हाँ ये रहते हैं। ये वाला क्या ये लिखा है तू? x1 तो ये क्यूब के ऊपर में क्या क्या लिखा है? ये देखो ये x1 स्क्वायर, हाँ पहला वाला x1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर, ठीक है। ये x1 का क्यूब और ये x2 का क्यूब। हाँ अब ये दोनों क्या है, x1 का स्क्वायर x2, x1 स्क्वायर x2 और x2 स्क्वायर x1, मतलब एक का डबल और एक का सिंगल। हाँ। हाँ आई थिंक एक एक क्वेरी है लाइक इसमें ये दोनों नहीं आएंगे ना फिर, x1 x2 का स्क्वायर वाला इसमें टर्म आएगा ना। कौन से इंटरेक्शन ओनली ट्रू या फॉल्स? फॉल्स में। फॉल्स में आएंगे ना। देखिए वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कितने? एक सेकंड। तो होगा 5c3 विच इज 5c2 5 into 4 अपॉन 10 आएगा वो तो। हाँ तो ये 10 हो रहे हाँ हैं क्या? सही है सही है तो सही है आएगा सही, फिर करेक्ट तो। इसका करेक्ट कोई करेक्ट। फॉर्मूला होता है ना, मतलब कैलकुलेट हाँ करने का कि कितने आएंगे? हाँ हाँ वही अभी बताया था, n प्लस डी सी डी ये होता है। n इज योर नंबर ऑफ फीचर्स, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस डी यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 5c3। इसको हम 5c2 भी लिख सकते हैं, 2 और 3 को ये ऐसा आएगा नहीं। दिस इज इक्वल टू 5c3, ठीक है। तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 into 4 अपॉन 2 विच इज 10, तो 10 आएगा। अभी हमारा जो क्वेश्चन था और उस पे उसमें इसका और सुन सुन, इंटरेक्ट वो क्या बोलते हैं, बायस अगर फॉल्स कर देगा तो एक -1 हो जाएगा ना बस। हाँ एक कम हो जाएगा, ये वन वाला जो स्पेशली वन वाला आता है ना ये कम हो जाएगा। From sklearn dot linear model import ये वाला logistic फॉर्मूला जब regression। इंटरेक्शन ओनली ट्रू रहेगा कब काम आएगा ना? नहीं वो हाँ 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 वो फॉर्मूला में इंटरेक्शन ओनली ट्रू रहेगा तभी काम आएगा। ऐसा फिर मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा होंगे नहीं। जी फ्रॉम sklearn नो linear model से logistic regression लाया। क्लास पेट बैलेंस्ड है, सी रेगुलेशन पैरामीटर इज 0.5, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन ही सही है वैसे ही, किसी किसी रेगुलेशन में अल्फा पैरामीटर से है। होता है ना रेगुलाइजेशन, किसी किसी में अल्फा यूज होता है ना हाँ किसी किसी में रेगुलाइजेशन में ना। अल्फा यूज होता है लेकिन इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसका पैरामीटर सी है। C is a regularization term in the logistic regression. So the value of C indicates the model will apply regularization. Will have equal importance to both the classes in an imbalanced data set. और ये क्लास Imbalance विद नहीं आएगा। बैलेंस से क्या होता है? हाँ बैलेंस मतलब इट्स लाइक कि अगर वो है ना कि इम्बैलेंस डेटा सेट है ना, तो उन दोनों को अपने हिसाब से ऐसा वेट असाइन करेगा कि जो इम्बैलेंस ऑफ द नेचर है डेटा का वो हट के वो बैलेंस डेटा में कन्वर्ट हो जाए, वैसा कुछ मतलब। ऐसा नहीं कि किसी की ऑकरेंस बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा वो मिल जाए वेट या फिर ज्यादा एज मिल जाए, वो नहीं होगा। दोनों को बराबर मेंटेन कर देगा वो कैसे। अगर क्लास वेट मतलब यूनिफॉर्म होता तब ये वाला ऑप्शन सही होता। यहाँ अगर क्लास वेट यूनिफॉर्म होता तब ये वाला ऑप्शन जो था वो सही था, ये फर्स्ट वाला। अच्छा, एंड द और मॉडल उसमें बैलेंस वाले में हाँ ऐसे करते हैं कि ज्यादा वेट असाइन करते हैं जिसको कम है। हाँ क्या? जिसकी अकरेंस कम है उसको थोड़ा ज्यादा वेट असाइन हो जाएगा, जिसकी अकरेंस ज्यादा है उसको थोड़ा सा कम वेट असाइन हो जाएगा, वैसे ही कुछ होता है। लाइक नॉट द जस्ट अकरेंस वाला पार्ट, बट ऐसा है अगर एज और उसके बेस पे कर रहे हैं, जो सैलरी वाला होता है जो हमेशा मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो एज को थोड़ा सा ज्यादा वेट मिलेगा, सैलरी को थोड़ा सा कम वेट मिलेगा, क्योंकि सैलरी के नंबर्स बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एज, तो वो है ना। एंड द मॉडल डज नॉट यूज एज इन रेगुलेशन बिकॉज द सी पैरामीटर सेट सी रेगुलेशन पैरामीटर होता है, इसलिए ये गलत है। द मॉडल विल परफॉर्म इक्वली well on both balance and balanced data set due to the class weight parameter. Why this option is incorrect? Like it will अरे भाई, perform मॉडल मॉडल है ना, जरूरी हाँ थोड़ा है कि वो बैलेंस अच्छा इम्बैलेंस दोनों में इक्वली हो, सेम। हाँ इक्वली ओके ओके गॉट इट। Okay. After training a logistic regression model from this
on a data set. Which of the following attributes give the coefficient of the feature? I guess this is a theoretical question और जितना प्रैक्टिस किसी ने किया हो तो कोफिशिएंट के लिए ये कोफ यूज करते हैं. इंटरसेप्ट किसी के लिए किसी में ये किसी में ऐसा भी रहता है मॉडल डॉट पेरेंट्स डॉट इंटरसेप्ट भी होता है या कुछ टाइप के भी रहते हैं. नहीं, इंटरसेप्ट तो अलग से इंटरसेप्ट निकालने के लिए होता है, विच इज W नॉट वाला पार्ट या W n और वाला. कोएफिशिएंट के लिए काम आते हैं ना, मॉडल डॉट पेरेंट्स डॉट कोएफिशिएंट भी रहता है. पैरम तो अलग हमारे पैरामीटर्स होगा, जाके अगर हम इसका पैरम निकालेंगे इसके तो एक हमारा C आ जाएगा पैरम में और इसकी अच्छा, वैल्यू आ बेस्ट जाएगी. पैरामीटर रहता है, सॉरी बेस्ट पैरामीटर होता होगा वो. हाँ, तो और इंटरसेप्ट उसके लिए फीचर वेट यानी किस फीचर को कितना वेट असाइन हुआ. जैसे इसका निकालोगे तो किस जो अभी बता रहा था कि बैलेंस करने के लिए वो वेट असाइन करता है, तो वो इसको कितना असाइन हो सकता है. ठीक है. Then you are working on a binary classification problem where the data set is relatively small and you suspect that a linear decision boundary will work due to distinct class separation. Additionally, you want to perform logistic regression with L1 regulation for more improved feature selection. Which solver is appropriate? इसके लिए तो बहुत ज्यादा एकदम दिमाग चाहिए भाई. नॉट दिमाग, बट हाँ ये वैसा वाला है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, थ्योरी वाला था कुछ तो था इसका क्राइटेरिया. हर्ष भाई आपके पास लिखा होगा ना क्विज आपकी 6 पन्नों में कहीं तो. हम्म. हर्ष भाई हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड. ये ओके. सो बेसिकली लिव लिनियर जो है स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज होता है. ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इस पे डोंट वेस्ट मच टाइम. हाँ, और बाकी सब एसडीडी तो मींस मीडियम टू लार्ज स्केल डेटा न्यूटन सेट वाला तो बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए यूज होता है ना. हाँ, वो तो बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए चाहिए. और एसजीडी एसडीडी तो किसी पे अप्लाई कर सकते हो ना, मीडियम टू हाई तक पे सब पे चलता है एसडीडी तो. अगर सोफिस्टिकेटेड ग्रेडियंट डिसेंट बोला तो हाँ. एचजीडी वो सब पे हाँ वर्क हाँ करता है. मीडियम रहे तब भी चलेगा, हाई डेटा मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ज्यादा रहे तब भी वर्क करेगा लास्ट. बढ़िया आदमी है मतलब मेरे जैसे. ओके. एलबी एफजी ये भी स्मॉल डेटा सेट के लिए प्रेफरेबल है. पर इसको क्यों नहीं अपन ने प्रीफर किया इस बार? वो शायद मल्टीपल क्लास के लिए, शायद इम्बैलेंस डेटा के लिए कुछ तो होता है. होती है. हाँ, इम्बैलेंस वाला लिव कुछ. लिनियर इज बेसिक स्मॉल डेटा सेट के लिए एंड उसके बाद फिर यू कैन प्रेफर दिस LBFGS, देन उसके बाद SGD एंड फिर उसके बाद न्यूटन CG और MLP रिग्रेशन. ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन देख लेना भाई, वो भेजते जाना ग्रुप में हर्ष भाई को टैग करके. You are building an MLP classifier for a data set with large number of features. The goal is to predict whether an online user will purchase product based on their browsing behavior. शक्ल भी आया था. You are trying to decide the appropriate number of neurons in the hidden layer of neural network. Which statement about adjusting the hidden layer sizes parameter is correct? Increasing the number of neurons in the hidden layer will always lead to better performance. ये तो नहीं होता. इंक्रीज और डिक्रीज करने से ये गारंटी नहीं कर सकते कि इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे तो घटेगा ही. वो कहीं बीच में आकर सेटल होता है. फाइंडिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ट्रायल एंड एरर प्रोग्रेस में रिक्वायर एक्सपेरिमेंटेशन. पहले वो प्रोपोगेशन अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं, फिर देखते हैं अगर नहीं काम का है फिर बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करके उसको चेंज करते हैं. ओके, मिल गए वो लॉजिस्टिक को लेके, सारे मिल गए वैसे अब. ठीक है, आप लिख के रखो आपके नोट्स. लिखे हैं भाई. स्मॉल पे लिव लिनियर है, लार्ज पे साग और सागा लगाना है. अगर अनबायस्ड सागा अनबायस्ड और फ्लेक्सिबल है. फास्टेस्ट के लिए LSQR लगाना है, इम्बैलेंस के लिए LBFGS लगाना है. ना गाइस, you are not, no one will be getting these notes. ये These notes क्या are not for public use. भाई एंड टर्म से पहले दे देना, उसके बाद क्या कर लेगा. आखिरी दिन किसने दे देना. मांगा, किसने वैसे भाई, क्यों अनुज भाई किसने मांगा? कहीं पे चैट में लिखा क्या? नहीं,
पहले से वार्निंग दे रहा हूँ लाइव देख रहे अच्छा वो अच्छा इंटरनल ऐसे। यूज के लिए केवल। You are designing an MLP classifier for an image recognition task. The dataset consists of grayscale images of animals. You want to introduce non-linearity. So to the neural network architecture, which element of the neural network architecture would you adjust, incorporate non-linearity in the model? ये So एक्टिवेशन basically फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है हाँ नॉन ये लिनियरिटी के लिए। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा है ना। मैं इसमें एक्टिवेशन चार होते फंक्शन हैं, एक हाँ आइडेंटिटी होता है, एक लॉजिस्टिक होता है, एक 10x होता है एंड अदर इज सिग्मॉइड यूनिट। सिग्मॉइड भी होता है। वही नहीं नहीं लॉजिस्टिक सिग्मा सिग्मा नहीं dt आता। तो है 1/1 + e⁻⁻z। हाँ ओके ये चार एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। और हाँ ये तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस केवल एमएलपी क्लासिफायर के लिए होते हैं। एमएलपी रिग्रेशन में वी डोंट यूज एनी एक्टिवेशन फंक्शन, इनपुट एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन अगर कहीं पूछ देगा तो इट विल बी आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी इज fx = x पास करता है। क्या बोल रहे हैं, एक बार वापस रिपीट करिए, मैं कर दिया। यार देखो ऐसा है कि एमएलपी क्लासीफायर लिखा आया ठीक है और उसने आपसे पूछ लिया कि आउटपुट फंक्शन क्या होगा, इसका आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा। ठीक है एमएल इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट एमएलपी अगर क्लासिफिकेशन है तो हमेशा सॉफ्टमैक्स होगा। ये कहीं लिख लो आप, हमेशा ही सॉफ्टमैक्स होगा अगर क्लासिफिकेशन है तो। और अगर ये नहीं, रिग्रेसर है लॉजिस्टिक तो हमें बोलता है। मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टमैक्स होता है वो एक आध केस। नहीं नहीं नहीं, बाइनरी प्रॉब्लम्स में वो तुम्हारा लॉजिस्टिक आता है, उसके अलावा समय सॉफ्टमैक्स आता है। हाँ रिग्रेशर वही और एक क्लासिफायर एक पे एक वर्क केस वो नहीं आता था। होता है। हाँ बाकी और रिग्रेसर में हमेशा आइडेंटिटी होता है। ये इन्फ्रेंस बताओ, ये इन्फ्रेंस बताओ ना, ऐड कर लेते हैं। हाँ लिखो आप एमएलपी। अरे मैं फोटो भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सही। है ना। और ये मैं बता देता हूँ कहाँ अप्लाई होता है। लाइक ये आपका न्यूरल नेटवर्क है सपोज, ठीक है। तो अभी ये जो हिडन लेयर्स होती है ना, ये दो पार्ट में बटी होती है। ये आपका एक इनपुट आता है जिसमें वो W1 + W2 + W3 + WN करके 22 अगर हो तो वो इंक्लूड होता है। फिर यहाँ आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा होता है। तो ये जो व्हाट इज द समेशन जो भी होता है, ये समेशन जाके एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है और फिर हमें कैसा आउटपुट चाहिए उस हिसाब से हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। राइट ये मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा तो ये कुछ अपनी बीटेक वाली थ्योरी से बता रहा हूँ। ठीक है यू आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क using MLP classifier to predict whether a customer will purchase based on their browsing behavior। अरे खरीद लेगा भाई, क्यों इतनी टेंशन है इसको। ठीक है यू आर कंसर्न वैसा अबाउट ओवरफिटिंग due to the complexity of the model. You decide to increase the alpha parameter to control overfitting. The following snippet of shows the application of this question क्या है? By setting the alpha parameter to this, how are you affecting the neural network? ये देखो इसका आंसर यही दिया था। If you are concerned about overfitting, then you decide to increase the alpha. ओवरफिटिंग हो रही है तो हम अल्फा को बढ़ाएंगे। एडिंग यहाँ पे ओवरफिटिंग क्या दी रखी है, अल्फा की वैल्यू 0.0, बस सेटिंग वैल्यू अल्फा 0.01। यू आर ये मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि अल्फा वैल्यू हम बढ़ा चुके हैं, तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी, इसलिए पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है उसमें तो ओवरफिट ही होगा ना, अगर एकदम ज्यादा ट्रेनिंग डाटा मोर क्लोजली है तो। अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो सही था ये वाला ऑप्शन। Adding a stronger acceleration term to loss function discouraging complex model, ये यही दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल की ज्यादा, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं, वाल का पैरामीटर बढ़ा रहे हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो तीन चीज यहाँ लिखी हुई है अदर दूसरी बात। एंड अगर रेगुलेशन बढ़ाते हैं इसका, तो बढ़ाते हैं ओवर फिटिंग अगर बढ़ती है तो मॉडल में आउटलियर्स और नॉइज का वो सेंसिटिवनेस वो कम हो जाता है।
इतना सेंसिटिव नहीं रहता, तो फिर वो कर देंगे वो ओवर फिटिंग अगर हो देन। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन बच रहे? 305, ज्यादा है नहीं। अच्छा, 16, हाँ कितने हैं 5-7 305 से 316, 10। 305 ठीक और है, अरे हो जाएंगे 316 जल्दी से। हो पूरा जाएंगे हो लीनियर जाएंगे। लीनियर इक्वेशन से एक इक्वेशन दी हुई है, x1 where x1 and x2 columns and this is it। तो अभी कोफिशिएंट ऑफ जीरो अरे पूछ ये रहा है कि एग्जैक्ट क्या। सेम क्वेश्चन है ये तो। हाँ, ये अभी आया था ना इसी बार उसमें क्विज में। हाँ ठीक है, वही वही तो 5/7 W। हाँ इसको कैसे करना है देख लेते हाँ हैं। यार, ये बताओ भाई कैसे हुआ था। डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो y इक्वल टू W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस ये रुक ना, क्या ये है किसी का सॉल्व कराया हुआ है या ग्रुप में किसी ने भेजा? मत टाइम वेस्ट। नहीं तो5y7 ये W1। PYQ में भी था ही, ये PYQ में था, मैं वो तो कह रहा हूँ PYQ में भी था और आया भी था, क्विज 2 के है ना, PYQ में था ये था। अरे देख लेते हैं भाई, तो हाँ थोड़ा हाँ सा वो वापस तो हो याद हो जाएगा। जाता है। याद हो सही। जाता है, इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 है, तो मतलब इसमें एक चीज 0 हो जाती है, विच इज W0 x0। यही होता है ना 0, या सॉरी सॉरी, इंटरसेप्ट 0 होता है नहीं, प्लस वाला जो चीज होता है उसकी फिर चीज 0 हो जाएगी। या फिर नहीं, इंटरसेप्ट में कौन सा जाता है, एक बार बता देगा। W0 जाता है या फिर W2 जाएगा? क्या ये W0 ही जाता है ना? W0 ही जाएगा मेरे हिसाब में तो। W0 ही जाता है ना, हाँ वही मेरे को याद है। तो ये टर्म्स एकदम 0 हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास ये W1 इन दिस x1 प्लस 5/7। हाँ, अभी इसको बस सॉल्व करना है। तो x को अगर आप x1 के बेस पे करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। x1 यहाँ पे ये है और ये 2 4 6 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ, इवन आई फॉरगॉट। हर्ष भाई, मैं भी वही सोच रहा था भाई। एनीवन आई फॉरगॉट कि भाई कैसे होता है। अगर किसी ने ग्रुप पे भेजा तो भेजो। ये इक्वेशन y के लिए डिफाइन किया है ना, तो y इज इक्वल टू। ओके, तो ओके, थैंक यू जलज। हाँ, ये देखो y1 मतलब y के लिए है, ठीक है, तो ये 1 y। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, इस क्लास के लिए 1 है, तो 1 इक्वल टू W1 x1 है हमारा यहाँ पे 2 2 प्लस 5/7 इज 14/7, 14×5 19, 19/7 है ना। तो W1 हो जाएगा 7/19। इसको सेवन सॉल्व बाय करो सर। 19 which is 0.368। 7/19 0.368 एंड दैट्स नॉट, हाँ ठीक है, एक निकला है तो तीनों निकाल लो, तीनों निकालने पड़ेंगे। तीनों निकाल के एवरेज करना पड़ेगा क्या? हाँ, आई थिंक सो, बट am I doing anything wrong? अच्छा, ओके 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 ओके, got it. This is 5 into 7 x2 either. I forgot while taking this. Yeah, 5 into 7 W1 ओ x2, यहाँ से ये छूट रहा है, ठीक है। तो ये 19/7 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5/7 इंटू दिस इज 1.43। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है। हाँ, तो वो ये हो जाएगा 14/5/7 इंटू 1.43। ये आ रहा है 1.021। इसमें प्लस करेंगे 2, तो ये आ रहा है 3.0214, 3.0214।
फिर उसको उस साइड लेके जाएंगे, यानी 1/whatever इट इज एट 3.0214। इसको एक बार सॉल्व करो, ये W1 की वैल्यू आ जानी चाहिए। हाँ ये 0.331। हाँ 1 डिवाइडेड बाय सही 3.2। हाँ तो 0 क्या आ रही है? 331। 0.331। हाँ 0.331, वही तो फिर वही सही आंसर। 331। ओके, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था ग्रुप। ये यूजिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट्स द कंफ्यूजन फॉर क्लास लेवल डिसीजन 1? फॉर क्लास लेवल 1। प्रिसीजन स्कोर हाँ अगेन, वो तो इसका फॉर्मूला है प्रिसीजन का, वो आपका पीपीपी वाला लगा फोर देते तो हो फोर जाता। डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 8 होना चाहिए। 2 डिवाइडेड बाय 8 होगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 1, ठीक है। 2/6 1/3 0.33। हाँ नहीं 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 नहीं, ओके मैं अरे वो वाले होंगे क्योंकि प्रेडिक्टेड 2 वाली, बाय 8 प्रेडिक्टेड होगा भाई। प्रेडिक्टेड से हाँ निकालते हैं। हाँ प्रेडिक्टेड वही से वही। 2 निकालते बाय 8 होगा भाई। तो 2/8 1/4 which is 0.525। हैं, है ना? 2.0.6। आर से रिकॉर्ड रहता है तो उसमें बोल देते हैं ना। ठीक है, ये क्या सेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन। हाँ परसेप्ट्रॉन है। अरे वो टोलरेंस नन है, 0 सफल 0 फॉल्स है। 1 1 पे क्या आउटपुट देगा? 1 1 पे बिना देखे बोल सकते हो कि 1, वैसे तो 1 देगा, बट हाँ अगर इनपुट डेटा शायद वही आ जाता तो फिर वही देता है ना। परसेप्ट्रॉन की वर्किंग और अगर भूल, दूसरा रहता है तो तब शायद परसेप्ट्रॉन उसका वर्क करता है, मैंने निकालना पड़ता है। परसेप्ट्रॉन वर्क कैसे करता है? एक सेकंड, वेट बोल। वेक्टर हाँ इनटू नहीं नहीं, डेटा एक पॉइंट्स। सेकंड। हाँ नहीं नहीं, वो लीनियर ऐसे वाला ये करता, फिर आपका 0 हाँ 0। तो वही ना, वेट वेक्टर इनटू डेटा पॉइंट्स। जो एमएलपी में हो रहा है ना, वही काम इसमें होता है। एमएलपी हाँ मल्टी लेयर में काम करता है और ये सिंगल लेयर है। ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, और ये 1 1 ये हो गया। तो ये लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो भी आएगा वो 1 क्लास में आएगा, और नीचे जो आएगा वो 0 क्लास में चला जाएगा। ओके। इसे को एचवीएम भी बोलते हैं क्या? नहीं एसजीएम एक अलग चीज है, एसवीएम अपना अलग ही कुछ होता है। नहीं, मतलब होते सारे काइंड ऑफ सिमिलर टाइप के ही है, वो समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एमएलटी होता है। के नियरेस्ट नेबर्स लगाया है, ठीक है। नेबर्स 3 है, डिस्टेंस यूक्लिडियन लिया है, और 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 के क्लोजेस्ट अगर देख लें तो एक तो ये आएगा, आई गेस एक ही आएगा, एक ही आएगा। तीनों का वेट आउटपुट ही 1 है। वेट यूनिफॉर्म बोला है भाई, तो यूनिफॉर्म और एक क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है एक ना। तो डिस्टेंस एक में तो नहीं, अपन सबसे पास बैलेंस वाले 3 को ले लेते हैं। नहीं, पास वाले चीज तो हमेशा लेना है। तो वेट्स इज लाइक यूनिफॉर्म में क्या क्लास रहता वेट। है? मतलब क्लास वेट मतलब जैसे इसमें देखो, आप देख रहे हो कि इसमें 1 1 वाला हाईली बैलेंस डेटा सेट है, 1 के 3 है, और बाकी 2 और नहीं 0 का इसमें एक उसको एक ही नहीं है। निकलेगा ना, इसमें कैनिंग यूज हो रहा है ना। तो बेसिकली ये डेटा पॉइंट्स को एक रफ उस पे वो कर लो ना, कि ग्राफ के हिसाब से समझ लो, और ये नया वाला पॉइंट देख लो किसके नियरेस्ट है। जिससे ज्यादा हाँ नियरेस्ट होगा मतलब वो हो जाएगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सो इट इज दैट्स हाँ हाँ तो नहीं, यूक्लिडियन मालूम है, मैं ना पूछ रहा हूँ वेट्स का पूछ रहा हूँ। वेट्स एक बार क्या रहते हैं, एक डिस्टेंस रहता है और एक यूनिफॉर्म रहता है। तो डिस्टेंस में क्या आंसर आएगा और यूनिफॉर्म में क्या आंसर आएगा? मतलब नहीं, क्या इसमें क्या इसमें चेंज रहता है उसमें? इसमें फिलहाल फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अच्छा तो क्या रहता है यूनिफॉर्म में? अगर तो डिस्टेंस अगर तो वैसा, समझ आया नहीं नहीं, कि अगर तीनों जो यहाँ कुछ पास है। होता, अगर मान लो यहाँ 0 0 होता, ठीक है, हाँ और आपका ये क्या बोलते हैं, तो 0 0 से अगर नॉर्मल हम देखें ना यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ, तो ये जो 3 डेटा पॉइंट होंगे सबसे पास होंगे, हाँ स्टार्टिंग के 3। तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर उस बेस पे हमारा ये 0 1 1 से 3 आउटपुट आएंगे, और जो मैक्सिमम होगा वो 1 1 आके प्रिडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें वो क्या बोलते हैं, जो बैलेंस वाली चीज होगी उसमें वो अलग से मैनुअली असाइन करेगा फिर उनको कुछ वेट्स। तो वो वेट्स हमको पता है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या उसका आंसर होगा। बिना बोलूं। वेट के नहीं बता सकते।
और वो वेट्स वाली चीज तो बेसिकली बस मतलब ये समझो कि इसे भाव देने का रहता है कि वो भाव हाँ देता है नहीं देता है, किस हिसाब से किस चीज को भाव देगा वो। बहुत भाव खाता है ये। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक हम्म सेकंड। बढ़िया ना, या आप भी भाव खा रहे जलज भाई थम्स अप कर रहे हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि अनुज भाई भाव खा रहे ये हैं। चैट में कुछ लिखा है। ओ ओके, which of the following statements are true? K and N neighbors with low neighbors produce complex decision boundaries. हाँ बिल्कुल सही बात है। And K neighbors low decision boundaries क्या होती है? कॉम्प्लेक्स आती है, लो वैल्यूज ऑफ N कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करती है, और हायर होती है तो स्मूथ बाउंड्रीज आती है। And K neighbors हाँ scale सही of है। features। हाँ, और के नेबर्स क्लासीफायर में अगर स्केलिंग करते हो तो थोड़ा सा, काफी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है डेटा कि अगर जैसे ये डेटा सेट था, ठीक है, अब 1 1 की जगह यहाँ 10 10 होता तो कोई यहाँ यहाँ इस कोने में जाके रहता, तो लाइन कहीं ऐसी कुछ बीच में आती, बट अपन फीचर को स्केल कर देते तो वो एक करेक्ट आ जाता, मतलब बीच में कहीं लाई कर जाती अच्छे से। अब वो एग्जाम्पल होना चाहिए पूरे ठीक है। एसबीसी वाला तो कल का ये लीनियर होता है, आरबीएफ होता है, स्केल कुछ होता नहीं, लासो कुछ होता नहीं। Decision tree classifier, high-risk data set import किया, given this which is more likely to overfit on the data। ठीक है, अब overfit वाला देख लेते हैं कौन होगा। मैक्स डेप नन है, मतलब वो एकदम क्या बहुत ज्यादा ओवरफिट कर देगा ना, उसको कोई बंदिश नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, हाँ, जितना बना मैक्स सकते हैं स्टेप उतना। नन है, मतलब कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री चली जाएगी और ओवरफिट कर जाएगा। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थोड़ी फटाफट चल रहा है, अगर किसी को डाउट है बीच में तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल। उसमें बैगिंग लगा रहे हैं के एन एन को एज अ बेस बेस एस्टिमेटर लेके। तो ठीक है, एन नेबर्स उन्होंने 5 डिफाइन कर दिए बेस में, देन बैगिंग में एन एस्टिमेटर्स 50 लिए हैं, और बूटस्ट्रैप ट्रू सैंपल लिया है। 0.5 है। बूटस्ट्रैप थ्रू लिया है, मतलब इसके साथ एक और पैरामीटर है बूटस्ट्रैप के साथ ना, नहीं कौन सा नहीं, वाला था वो? बूटस्ट्रैप में होता है ना, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला, ये एन जॉब्स, क्या ये बोलते तो सिर्फ हैं। पास, ये तो पास करने का काम होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द ensemble sequentially computation will use sequential computation due to n नहीं, jobs वो तो अगर पैरेलल -1 है होता है। तो ये पैरेलल होता है। ठीक हाँ। है, each base knn will be trained on the entire data set। तो ऐसा नहीं है, बेस knn सारे पूरे डेटा सेट पर ट्राई नहीं होगा। नहीं होगा, मैक्स सैंपल 50 है ना, तो आधे सैंपल्स में होगा। हाँ, आधे सैंपल्स पे होगा। बैग क्लासीफायर यानी ये चीज will throw an error as it only accept decision tree classifier as base classifiers, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दूसरा हो। The max sample equal to 5 parameters means each base estimator in the ensemble is trained on the 50% of the training sample। सही भाई ये बता ना, बूटस्ट्रैप का क्या रहता है मतलब। है ना। अब बूटस्ट्रैप का चलो देख ही लेते हैं, कुछ तो रहता है, इवन आई फॉरगॉट। इस बूटस्ट्रैप मेरा बूटस्ट्रैप डिफॉल्ट में ट्रू होता है where the samples रिप्लेसमेंट, are हाँ। are drawn with replacement if all samples without replacement is samples are इसके drawn with क्वेश्चन थे ना replacement। कुछ वाईक्यू में, और नहीं, हाँ है। रिप्लेसमेंट उसमें। Like anyone here can explain this? क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप तो वाला चाहिए? रिप्लेसमेंट वाला यार, प्रोबेबिलिटी। हाँ, अरे जो प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़े थे क्या, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, वही चीज है। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट, रिमेंबर। हाँ, तो जब सैंपल्स रिप्लेसमेंट के साथ आते हैं तो बूटस्ट्रैप ट्रू होता है,
और अगर हम रिप्लेसमेंट के साथ वो नहीं चाहिए वो सब, मतलब रिप्लेसमेंट इज बेसिकली कि हर बार यूनिक आए वैसा। और अलग चीज। मान लीजिए किसी को ऐसे आम उसमें समझना था ऐसा कि मान लीजिए आपने एक पत्तों की गड्डी ली, तो उसमें से आपने एक कोई पत्ता निकाल लिया, तो रिप्लेसमेंट में ऐसा हो जाता है कि वो हर बारी जब भी अपन निकालते हैं तो 52 में से पूरे नए डेक में से निकलता है, और अगर नहीं रहता तो फिर वो सेकेंड 51 टाइम में से करते हैं तो निकले। 51 ही हो जाते हैं। हाँ सही। ओ या ओके, जस्ट 2 मिनट। You are using a random forest classifier from scalar from for a multi-class specific uh, classification problem. You want to ensure diversity among the trees to avoid overfitting, increase robustness. Which combination of parameter setting would contribute most to achieving this objective? ठीक है, ये नहीं मालूम भाई, बता दो कोई। ऐसे अरे बाप पढ़ने तो कोई लो लो मूवी के। You want to ensure diversity among the trees to avoid interpreting increase over, ठीक है। तो setting in estimators to 10 and max depth to 3 and using, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना, वो तो डेटा सेट के ऊपर डिपेंड होगा ये चीज। तो सेटिंग मैक्स डेप्थ टू 9 ये क्या है? ऐसे किसी को अभी से नहीं बोल सकते कि मैक्स डेप्थ या कौन क्या होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें देखना पड़ेगा डेटा सेट के ऊपर। An estimator setting max features to a less value than the total number of features. Setting an estimator to a high value. Avoid overfitting. इसका कुछ रहता है वो फॉर्म, मतलब कुछ इस टाइप का कि कुछ कुछ किसी चीज से एन कम है एस्टिमेटर्स अगर हाई कर देंगे तो फिर हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में से उतने ज्यादा एस्टिमेशन टेस्ट होंगे, है ना। और जितने ज्यादा टेस्ट होंगे तो उतना बढ़िया रहता है। बस दिक्कत ये आती है कि टाइम बहुत लेता है वो चीज, है ना, ये चीज। वही। एंड विद लेस वैल्यू सो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर, यहाँ तक तो ये सही है। ये कुछ रहता है मैक्स सैंपल की वैल्यू लेस देन एनर्जी सैंपल एम्पल से कुछ इस टाइप And का setting कुछ max रहता है। features to a value less than the total number of features and setting bootstrap equal to false. Setting the max, उसका भी कुछ ये उसके देखो वजह से भी कुछ ये होता है। चीज भी सही है कि मैक्स फीचर हमारे लेस होने चाहिए टोटल से। मतलब ऐसा हर बार कंपलसरी नहीं है, बट थोड़ा सा कुछ कुछ जो बेकार फीचर होते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा फीचर है, अब 20-25 फीचर है या 8-10 फीचर है, तो हम प्रेफर करते हैं कुछ कुछ फालतू के निकाल दें। तो इतना ये भी सही है, इसमें भी ये सेटिंग ये भी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ, बस ये इतना यूजिंग क्राइटेरियन इक्वल टू गिनी, तो ये पढ़ना पड़ेगा गिनी क्या था। एंड इसमें सेटिंग बूटस्ट्रैप इक्वल टू वो फॉल्स। क्राइटेरिया में दो होते हैं ये रैंडम फॉरेस्ट में, एक गिनी और एक एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है। और एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि गिनी वाले ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। वैसे अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, तो प्रोजेक्ट में गिनी से ज्यादा बेटर आ रही थी वो। तो वही चीज है, तो इसलिए मैं तो मतलब पढ़ के ये लगा देता कि हाँ भाई गिनी है तो सही आ रहा है। भाई हेल्प ठीक है, कर देना प्रोजेक्ट में यार। ओके सो लेट्स फॉरवर्ड ये वाला क्वेश्चन एक बार कोई स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ये मतलब एकदम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन इसका क्या है वो कोई बता देगा। हाँ मीन्स ये सेटिंग में मतलब ये इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर अगर से क्या रहता है। So हाँ basically n estimators बढ़ाने अबे का नहीं तो मतलब कि ना, सेकंड और थर्ड वाला सेम ही है क्या? नहीं सेम ही है, बस जितना मैंने ये स्क्वायर बॉक्सेस में डाला है उतना अलग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लो ग्रुप में डाल देना। होप सो एनीवन विल एक्सप्लेन। बेसिकली जो है ना मैक्स फीचर बढ़ाने का मतलब कि वी आर डूइंग ओवरफिटिंग, तो सेकंड वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हाँ, कहाँ 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 लिखा है? ये देखो इतना लिखा है, इंक्रीजिंग द वैल्यू एन एस्टिमेटर्स एंड सेटिंग मैक्स पेजेस टू अ लो। मैक्स फीचर टू अ वो अलग वैल्यू। अलग अलग कॉमा के बाद अलग अलग चीज है। बस ये जितना मैं स्क्वायर बॉक्स से लगाया उतना डिफरेंस है। कोई एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेके डाल दो यार जल्दी फटाफट, फिर मैं आगे हाँ बढ़ता हूँ। कहाँ डाल दूँ? हाँ ले ली। एमएलपी वाले ग्रुप पे क्या? हाँ एमएलपी वाले ग्रुप पे। होप सो हाँ एनीवन ठीक है, विल एक्सप्लेन। ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। You are using a decision tree classifier and from sklearn.tree to build a classification model. Which of the following statement is most accurate regarding the parameters and attributes of this classifier? The max depth parameter ensures that the tree is pruned to have a maximum depth, ठीक है, while tree dot max depth attributes retrieve the depth of the actual tree that was built। हाँ सही है, ये पैरामीटर है और ये बाद में निकाल देना, ठीक है।
setting min sample split to a value greater than 2 can prevent the tree from splitting the features that have very minimal influence, but this guarantees that all the leaf nodes will contain a fewer than this value. I guess guarantees वाला थोड़ा सा गलत है ना? Will try. हाँ, क्योंकि मिनिमम सैंपल स्प्लिट मतलब मान लीजिए उसका कहने का मतलब ये हो कि मान लो अगर उसके में क्वांटिटी कम है तो वो वाले फीचर तो हट जाएंगे अगर 3 कर देंगे तब। तो जैसे वो कल था ना, कल भी तो एक सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें तो अपने को वैल्यू निकालनी थी इन चीजों की। तो ये गारंटी हाँ थोड़ी कर सकता है कि वैसे हो जाएगा, हो सकता है कुछ मीनिंगफुल फीचर भी हट जाए। सो बेसिकली हम लोग को प्योर नोड नहीं मिलेगा अगर हम लोग जैसे ज्यादा वो सेट करेंगे तो। हम्म अब वो फिर से क्राइटेरियन पे आ गया कि क्राइटेरियन एंट्रोपी पैरामीटर मींस दैट द डिसीजन ट्री विल स्प्लिट नोड्स टू मैक्सिमाइज इंफॉर्मेशन गेन while the tree impurity attribute retrieves the impurity of root node. ये तो ठीक है, ये तो सही है कि एंट्रोपी वो करता है शायद नोट्स टू मैक्सिमाइज इंफॉर्मेशन गेन, क्योंकि एंट्रोपी निकालते ही वही है, शायद एमएलपी से याद है कुछ -p log p करके कुछ होता है। अच्छा, तो ट्री इम्प्योरिटी वाला क्या फिर क्या रिट्रीव करेगा? While tree dot impurity attribute retrieves the impurity of the root node. हम ये चीज थोड़ा सा शायद उसमें है, देख लेते वो हैं। ऐसा होगा क्या कि रूट नोड की जगह किसी और चीज की इम्प्योरिटी निकालेगा? नहीं, गोटी तो हर एक की लगती है ना, हर पहले क्लास की निकलती है। क्या चेक कर लेते हैं, नॉट टू वरी। एक मिनट, प्रॉम्प्ट क्या है? ट्री अंडरस्कोर इम्प्योरिटी। ट्री ट्री के अंदर आ जाते, ट्री के अंदर और रिटर्न क्या था वो, ट्री डॉट इम्प्योरिटी कंट्रोलर ये देखिए, ट्री इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी एट रेफर्स आई। टू द इम्प्योरिटी वैल्यू एसोसिएटेड विद ईच नोड। ऐसा है वो। हाँ हाँ, वही मतलब उसमें एक एरे एरे डिफाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक एरे देना मतलब चाहिए इसमें सब। जरूरी नहीं है कि वो रूट नोड की ही करे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है, वो एक बड़ा सा एरे रिटर्न करेगा जिसमें सबकी इम्प्योरिटी अच्छा होगी। हाँ, अभी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये देखो, सही ये है। देखो, और इम्प्योरिटी ऑफ आई लिखेंगे तब जाके वो हमें उसकी देगा। ओके, ठीक है, मतलब अगर नोड अगेन स्पेसिफाई अगेन करेंगे तो देगा, अदरवाइज सबकी दे देगा। हाँ अगेन, हाँ मतलब एक लिस्ट है ना, अगर 0 डाल देंगे तो फिर वो लिस्ट की वैल्यू 0 से उठा के दे देगा, वैसे ना। सही सही सही। No. And if the class weight parameter is set to balance, the decision tree will always have a balanced class in its leaf nodes. Again, always वाली बात नहीं होती, it will try its best. मतलब ये बैलेंस इसके लिए थोड़ी होता है, क्लास वेट इसके लिए वही कि मैं मतलब बोल रहा हूँ, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा वो तो इम्बैलेंस नहीं, अगर वो रहे तो फिर अपन क्लास फिट को बैलेंस सेट लेना कर देना नहीं देंगे। है ये, और ये आगे वाली वही बात पहले। लेना देना नहीं, वो उसका तो भाव कितना देगा उससे लेना देना है, और ये तो अलग ही है। चलो द एक और लास्ट सेकंड क्वेश्चन, you are using your aiming to optimize an AdaBoost classifier that uses a decision tree classifier as its case estimator. You decide to use grid search CV from sklearn to search for the best hyperparameters. In the given parameter grids for grid search CV, parameters and estimators and learning rate are meant for AdaBoost classifier. What क्या सीधा बताना? Which which of the following sets the most comprehensive in testing both AdaBoost? ठीक है, ओके। ठीक है। एडाबोस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ डबल अंडरस्कोर नहीं है, डबल अंडरस्कोर वाली बात है, यहाँ ऊपर दो में एडाबोस्ट, यहाँ देखो डबल अंडरस्कोर होना चाहिए इधर, इधर। वो उनके बीच बता में, कौन तो बता। बेस एस्टिमेटर और वो उसके बीच में। हाँ, यहाँ डबल अंडरस्कोर होना चाहिए इधर, उधर। ठीक है, और ये वाला इसमें भी वही सीन है, इसमें एक सेकंड सिंगल भी आ जाता है क्या अगर पूरा नाम लिखो तो? ऐसा नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, वो आप किस वाले का हाँ वो कर रहे हैं वो उससे होता है। हाँ,
तो ये यहाँ पे इन दोनों की बात है। उसकी भी ठीक है, बात है ही नहीं, क्योंकि वो मैक्स डेप्थ को सिर्फ उधर थोड़ा लेफ्ट में लिख देने से वो नहीं हो जाता कि वो बेस एस्टिमेटर की मैक्स डेप्थ हो जाएगी। हाँ, ग्रिड सर्च सीवी में लर्निंग रेट फॉर एडाबूस्ट क्लासिफायर एंड एस्टिमेटर लर्निंग रेट। तो एन एस्टिमेटर लर्निंग रेट फॉर एडाबूस्ट क्लासिफायर, तो जो क्लास उसी पे बेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ ये डायरेक्ट दे सकते हैं। बाकी जो दो रहेंगे उस पे हमको वो देख लेना पड़ेगा, इस बेस एस्टिमेटर के बेस पे। देख लेना एक बार। हम्म। हाँ, ओके, नहीं, चल, किसी को ये एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन आ रहा है? लाइक फ्रॉम नाउ माइंड स्टार्ट, कौन से वाले का बोल रहा है? इसी का एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन। अच्छा, डिटेल, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेस्टिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ। उसमें पूछा ही वही था जो अपन चेक करे कि कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि, एक सेकेंड। What is the solution code again? अच्छा, ठीक है। ये देखो, देखो, ओके, हाँ, यूजिंग द, ये देखो ग्रिड सर्च सीवी के लिए एन एस्टिमेटर्स और ये आर मीन फॉर एडाबूस्ट क्लासिफायर। ग्रिड सर्च सीवी में ये दो पैरामीटर्स हैं, ये एडाबूस्ट क्लासिफायर के लिए है, वाइल द अदर्स आर फॉर डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो जो एडाबूस्ट है वो हमारा बेस क्लासिफायर, इनने कहीं बताया था। नहीं, बेस वो है डिसीजन ट्री बेस वाला, बेस डिसीजन नाम है, ट्री है। बेस हाँ, ट्री, ठीक है। तो बेस वाले को अगर हम बेस एस्टिमेटर में, इसलिए अगर हम इसको बेस एस्टिमेटर में डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। अदरवाइज बेस एस्टिमेटर हमारा ये डिसीजन ट्री है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होता, ये वाला। अ, बस इसमें वो चीजें सही से लिखी होती, तो यहाँ डबल अंडरस्कोर लगा होता और नहीं, चीजें पर सही से इसमें लिखी अगर होती। बेस एस्टिमेटर डिसीजन ट्री है तो ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि डीटीसी अंडरस्कोर क्राइटेरियन, या तो फिर मतलब। हाँ, वही कि मतलब अगर नहीं भी वैसे नहीं लिख रहे तो डबल अंडरस्कोर लगाते तो सही हो जाता ना। नहीं नहीं, एंड पर बाकी मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसे फिर स्पेसिफाई करना पड़ता भाई कि ठीक है, वो डिसेंट्री वाले तो शायद डिसेंट्री पे लग जाते, पर वो एन एस्टिमेटर और लर्निंग रेट अडाबूस्ट पे नहीं जाता। हाँ, तो उनको फिर अलग से डिफाइन करना पड़ता है क्या? हाँ, उन्हें अडाबूस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करना पड़ता इन्हें, या तो वो डिसीजन ट्री क्लासिफायर करते अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या फिर बेस एस्टिमेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर दे, तब होगा। ओके, नहीं, तो आई इसीलिए हैव फिर गॉट, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। हाँ, आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बोल भाई बोल बोल। ठीक है, ये देखो, ये जो अभी मैंने बताया है कि ये दोनों हैं जो बेस, ये जो एडा बूस्ट के बेस एस्टिमेटर के लिए पैरामीटर है ये दोनों, ठीक है। और लिखा है बेस एस्टिमेटर, तो बेस एस्टिमेटर के लिए तो ये हम लगाएंगे डबल अंडर। पहली बात तो देखो, अगर डबल अंडरस्कोर हटा के करोगे तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, सेकंड और फोर्थ बचता है, ठीक है। सिंस ये बेस एस्टिमेटर के लिए है तो हम उनको डिसीजन ट्री क्लासिफायर का नाम क्या, बेस एस्टिमेटर है क्या? हाँ, डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमारा बेस एस्टिमेटर है, हाँ। ठीक है। तो वो किसी पैरामीटर, देखो ये हमारी ग्रिड सर्च है, इसके अंदर कोई बेस बेस वाला है, उसके अंदर वाले पैरामीटर है, तो वो अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हमें ऐसे ही करना होगा, ठीक है। और बाकी जो डबल अंडरस्कोर पैरामीटर्स होता हैं, है जो भी नाम रहता है ना, हाँ, बाकी जो कॉलम टाइप पैरामीटर का। हैं वो हमारे उसके लिए है, क्या बोलते हैं, इसके लिए डिसीजन ट्री के लिए। तो जो डिसीज अरे जो रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। हाँ, देखो ये हमारी ग्रिड सर्च सीवी है, अ, ये हो गई ग्रिड सर्च सीवी। इसके अंदर हमारा बेस क्या है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। और हाँ। इसके अंदर हम यहाँ कुछ तो पैरामीटर्स जाएंगे जो हमारे उसके होंगे, इसके ये है एडाबूस्ट, ये हो गया एडाबूस्ट, और उसके अंदर लगा है हमारा डीटीसी। अब ठीक है, ठीक है। तो हम एडा जो ग्रिड सर्च देते हैं, ग्रिड सर्च में वो हम एडा बूस्ट के लिए देते हैं। अगर हम एडा बूस्ट के लिए कुछ भी देना है वो हम डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे, लाइक दिस थिंग जो यहाँ लिखी हुई है, ये चीज, ये वो हम डायरेक्ट दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एबीसी के लिए, विच इज एडा बूस्ट क्लासीफायर। अगर एडा बूस्ट क्लासीफायर के अंदर जो हमारा बेस के एनएन है उसके अंदर किसी हमें उसकी वैल्यू देनी है, लाइक डीटीसी है इधर, वो देने के लिए हमें स्पेशली उसको डिफाइन करना पड़ेगा, डीटीसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर उसका पैरामीटर।
अब डीटीसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर को हमने बेस एस्टिमेटर मान लिया है पहले से, अच्छा इसीलिए वो ये वाला ऑप्शन है। आई होप इट इज सबको समझ आ जाएगा, सबको आ गया होगा क्लियर समझ ये नाउ। वाला, है ना? पाक साफ हो गई क्या ये क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, you ना हो तो एक बार you are working with a data set of customer purchase behavior, हाँ ये खरीद लेगा, हाँ including total amount spent and number of items purchased. You decide to use k-means clustering to segment customer into groups based on these features. The codes demonstrate the process based on the given code, the nature of the data. What does the variable labels represent? ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये देखो लेबल्स ये यहाँ मतलब है, एंड्रॉइड में। हाँ किस किस एंड्रॉइड पे वो असाइन हुए हैं, वही करेगा ना, किस एंड्रॉइड पे असाइन हुए हैं ना कि उनके क्लस्टर्स। तो इंक्लूड द क्लस्टर असाइनमेंट इंडिकेट्स विच ग्रुप ईच कस्टमर बिलोंग्स टू, वही तो किस क्लस्टर पे असाइन हुआ है वही बताएगा, लाइक इट इज, है ना। और जो ये क्लस्टर एंड्रॉइड्स हैं ये उसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा, ये देखो यहाँ साफ लिखा गया प्रेडिक्ट क्लस्टर लेबल्स। वाओ नाइस। और इसे अगर सेंट्रोइड के बारे में पूछा तो क्या है आंसर? सेकंड वाला अगर जो ये मतलब ये सेंट्रोइड हाँ सेंट्रोइड मतलब फिर उसका वो आएगा ये द या सेंट्रोइड सेंट्रल सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट। ऑफ, हाँ फिर वो वाला आंसर हो जाएगा। लाइक एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन पेपर May 23, ये हमने जो किया था शायद फोरनून वाला किया था, है ना? एनी अदर डाउट एनीवन हाँ एल्स? वो किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अगर है तो बता दो, नहीं है तो एक थम्स अप, बोलोगे तो नहीं पता है। यस दिनकर भाई बताएं। अच्छा ओके ठीक है, देन आई एम स्टॉपिंग द मीट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। ये